हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज हम मॉड्यूल बी से चैप्टर 29 का जो पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो ये तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितनी डेप्थ में हमने इसको पढ़ना है। जैसे कि मैंने कहा कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड टॉपिक है सरफेसी एक्ट 2002। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चैप्टर 29 से 5 टू 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस टॉपिक से भी चांसेस हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आप जैव एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक। देखिए, आज हमने डिस्कस करना है अबाउट द सरफेसी एक्ट 2002। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। अब इस लॉ को लाने की क्या जरूरत पड़ी? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई लोन एनपीए बन जाता है तो बैंक के लिए रिकवरी करना एक बहुत ज्यादा सिरदर्दी होती है। कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, सालों लग जाते थे उस लोन को रिकवर करने में। कई बार तो लोन रिकवर हो ही नहीं पाता था। तो बैंक अगर उस लोन को रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे आगे लेंड करेंगे मनी को? तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरफेसी एक्ट आया। डीआरटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव था कि बैंक क्या कर सकते हैं, अपने एनपीएस को रिकवर करेंगे विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है ए, उसने बैंक से लोन लिया था 20 लाख का, और उसने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाया था कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाऊं तो आप मेरी प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवी रखिए, आप उसको बेच सकते हो। ये पहले एग्रीमेंट होता है बैंक का बोरोवर के साथ। सरफेसी एक्ट में पावर है बैंक के पास कि अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया, लोन क्या हो गया, एनपीए बन गया, मतलब 90 डेज का टाइम पीरियड क्रॉस हो चुका है, तो बैंक कैन सेल द एसेट्स। जो प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखवाई थी, बैंक के पास राइट है वो उसको बेच के अपना अमाउंट जो है रिकवर कर सकते हैं। ये है सरफेसी एक्ट की पावर। अब ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ सिक्योर्ड लोन पे। इसका क्या मतलब है? सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी दी गई है। जैसे किसी ने होम लोन दिया, प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई, या किसी ने कार लोन लिया, अपनी कार को जो है मॉर्टगेज या हाइपोथेकेट करवाया, तो इन्हीं पे एप्लीकेबल होगा। अनसिक्योर्ड लोन पे एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और कब यूज होगा? जब आपका लोन एनपीए बन गया है, तभी यूज होगा। अब जैसे लोन एनपीए बन जाता है, नोटिस जाता है, पोजेशन होगा, सेल होगी जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई थी, और उसके बाद बैंक जो है रिकवरी कर लेता है इजीली। सो दैट्स द पावर ऑफ सरफेसी एक्ट, जिसमें बैंक को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्रोवाइड की गई है कि आप विदाउट कोर्ट ये लीगल चक्कर लगाने की बजाय आपके पास राइट है, आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर दो और अपने जो ड्यूज हैं उनको रिकवर कर लो। अब यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं? ये 4 पिलर्स हैं सरफेसी एक्ट के, जिसमें सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है कि बैंक क्या करते हैं, अपने एनपीएस को, जो उनके एनपीएस हो गए उनको बेच देंगे आगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का काम क्या होता है? वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट बना के लोन आगे इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं। तो बैंक ने पहले क्या स्टेप किया कि अपने लोन को सेल कर दिया, किसको? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है कि अब एआरसी या बैंक, इनके पास ये राइट होता है, ये बोरोवर को थोड़ा रिस्ट्रक्चर करने की ट्राई करते हैं कि जो आपकी लोन का टाइम पीरियड है, लाइक मान लीजिए किसी के लोन का 3 इयर्स तक लोन लिया, तो उसको बढ़ा देंगे 5 इयर्स तक, या हमें रिड्यूस हो जाएगी कि मे बी बोरोवर जो है पैसा चुका पाए, या फिर इन्वेस्टर्स को आगे उन लोन्स को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट सेल कर देते हैं। फिर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर लोन रिकवरी। इसका कहने का मतलब ये है कि फिर बैंक या एआरसी के पास राइट है कि जो भी उन्होंने रखवाई थी गिरवी, उसको वो सेल कर सकते हैं आराम से, अगर लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क है किसका? सरफेसी एक्ट का। ये एप्लीकेबल है टू होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और एप्लीकेबल टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जो यहाँ पे हम ये टर्म देख रहे हैं, ये क्या होती है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। डिवेंचर्स, ट्रस्टी, नोटिफाइड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल है। अप्लाइज टू द लोन्स जहाँ पे सिक्योरिटी क्रिएट हो चुकी है, जैसे कि मैंने कहा कि सिक्योर्ड लोन पे ही है, मतलब जैसे जो ओल्ड लोन भी रिकवर नहीं हुए थे वो भी हम इसके अंडर जो है रिकवर कर सकते हैं। और एक और चीज हमने यहाँ पे देखनी है कि जो सिक्योर्ड लोन है, क्वालिफाइंग अमाउंट क्या रहता है यहाँ पे? जो सिक्योर्ड लोन है दैट मस्ट बी अबव 1 लाख। क्वेश्चन आ सकता है। एंड डिफॉल्ट शुड बी क्या है?
आपका जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20% ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। सिक्योर्ड लोन अमाउंट कितना होना चाहिए, मस्ट बी अबव 1 लाख। और जो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या होता है, जो लोन पे डिफॉल्ट हो गया वो कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20% ऑफ द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द एग्रीकल्चर लैंड और प्रॉपर्टी एक्सेम्प्टेड अंडर अदर एक्ट्स। किसी और एक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज को एग्जेम्प्ट किया है कि वहां पे वो लॉ अप्लीकेबल नहीं, तो सरफेसी वहां पे नहीं लगेगा और एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं है। कहने का मतलब है, मान लीजिए राम एक फार्मर है, उसने लोन लिया था खेती बाड़ी के लिए बैंक से 10 लाख का, अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो सरफेसी एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे एक और चीज हमने ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट टैक्स, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट टैक्स पेंडिंग है और साथ के साथ क्या है, वो एनपीए हो गया, बैंक ने भी अपना अमाउंट रिकवर करना है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दी जाती है, बैंक्स को दी जाती है फॉर द रिकवरी अंडर सरफेसी एक्ट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये कुछ डेफिनेशंस है इसके अंदर, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी का हमने डिस्कस किया कि जो लोन है आप सेल कर दोगे किसको, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो आगे उनको एज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक इन्वेस्टर्स को सेल करती हैं जो एनपीएज होते हैं। सेंट्रल रजिस्ट्री क्या होती है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड रजिस्ट्री है, जहाँ पे जो अमाउंट आपने सेल की आगे एआरसी को, सारी मतलब सारी की सारी डिटेल्स जो है ना एनपीए की, वो इनके पास स्टोर होती है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सिक्योरिटाइजेशन जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार, फाइनेंशियल एसेट्स को आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हो, ये कौन करता है, एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। और राइट होता है बैंक के पास या एआरसी के पास कि जो भी डेट है, चाहे मॉर्गेज है, चार्ज है, हाइपोथिकेशन है, मतलब जैसे किसी ने कार, क्या होता है हाइपोथिकेशन में या मॉर्गेज में, मतलब मान लीजिए किसी ने कार लोन लिया तो अपनी कार को ही गिरवी रखवाए, तो बैंक ने वो कार अपने पास नहीं रखी है, बोरोवर अभी उसको यूज कर रहा है, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो उनके पास राइट है कि वो कार वो ले सकते हैं और अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है इस एक्ट के अंदर, बट हमें ये इंपॉर्टेंट वन करनी थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। मिस्टर ए ने लोन लिया, होम लोन फ्रॉम एबीसी बैंक, और अपना रेजिडेंशियल फ्लैट जो है ना एज ए सिक्योरिटी दिया है। ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज उसने डिफॉल्ट कर दिया और अकाउंट क्लासिफाई हो गया हमारा एनपीए। तो बैंक ने नोटिस को इशू किया है अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ सरफेसी एक्ट, रीपेमेंट की मुझे 60 डेज के बीच में मिल जानी चाहिए। तो बैंक के एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, इमिडिएटली आफ्टर डिसबर्समेंट, ओनली आफ्टर अकाउंट बिकम एनपीए और सिक्योरिटी एनफोर्सेबल है, या एज सुन एज इंटरेस्ट इज नॉट पेड आफ्टर इन्फॉर्मिंग आरबीआई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मिस्टर बी ने मॉर्गेज किया उसका एग्रीकल्चर लैंड फॉर अ बिजनेस लोन, तो डिफॉल्ट हो गया, तो बैंक ने इशू किया सरफेसी नोटिस और प्रोसीडेड टू टेक पोजेशन। तो बैंक के पास लीगली क्या वैलिड राइट्स अंडर सरफेसी एक्ट, क्या आंसर हो सकता है इसका, ये हमने डिस्कस किया है कि नो सरफेसी एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर लैंड, दैट्स करेक्ट कि एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं एप्लीकेबल होता है। अगर आप चैप की प्रिपरेशन 12 डेज में करना चाहते हैं किसी भी मॉड्यूल की, चाहे वो पीपीबी है, एएफएम है, आरबीडब्ल्यूएम है या आईएफएस है, जैसे इसका एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुका है, यू स्टिल हैव अ टाइम इफ यू वांट टू क्लियर अदर मॉड्यूल्स इन जस्ट 12 डेज। वी हैव अ मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस फॉर यू, जहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होती है, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और टेस्ट सीरीज होती है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज अ कूपन कोड चैप 80। देर इज अनदर कोर्स फॉर यू पीपल, बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जहाँ पे आप हर कंपोनेंट्स में ईच मॉड्यूल के आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं विद वन शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी होगी। तो आप सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से कूपन कोड यूज कर सकते हैं जैप 75, एंड यू कैन अवेल दिस सर्विसेज ऑल्सो। इन फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट, तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड कैन मेल अस ऑल्सो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।